हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स काफ़ी करीब हैं और उसके चलते मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपके लिए बेहतर प्रश्नों के मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें और बेहतर ढंग से समझ सकें कि आपकी तैयारी कैसी है। उसके अलावा मैंने इससे पहले भी सोशियोलॉजी के 2 मॉडल पेपर बनाए थे। अगर आपने नहीं देखे 25-25 क्वेश्चंस के मॉडल सीरीज, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप उसे देख सकते हो। उसके अलावा हमने अदर सब्जेक्ट्स के भी बहुत मॉडल टेस्ट सीरीज बनाई हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट वाइज मॉडल टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे उल्लेखित जनजातियों में से कौन सी मातृवंशीय है? आपको इसका सही आंसर देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, खासी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मातृवंशीय परिवार में कोई सदस्य पुरुष नहीं होता। स्त्रियां विवाह के बाद अपने माता के घर में निवास करती हैं। वंश तथा उत्तराधिकारी माता के आधार पर होता है। पति यदा कदा रहता है। गारो, खासी तथा नायर में इस प्रकार के परिवार मिलते हैं, तो इसीलिए इसको खासी, ये खांसने वाली खांसी की बात नहीं करी जा रही है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको बहुत ध्यान से करिएगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, नहीं भी आता है तो इसे कहीं लिख कर रख लीजिए। किम्बाल यंग के सामाजिक नियंत्रण के किन 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, सकारात्मक और नकारात्मक। सही आंसर आपका डी होगा, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सामाजिक नियंत्रण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रकार किम्बाल यंग द्वारा औपचारिक एवं अनौपचारिक बोगार्ड्स एवं बीर स्टीड ने संगठित एवं असंगठित गुरविच एवं मूर्त तथा चेतन एवं अचेतन सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख चार्ल्स कूले एवं बोनार्ड ने किया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों के फूल बनने से पहले ही कुचल देना कहकर परिभाषित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है। तो सही आंसर आपका इसका सी होगा, पार्सन्स ने। पार्सन्स प्रकारवादी थे और उनके अनुसार यदि कोई सामाजिक मूल्य से विचलित होता है तो उससे समाज का प्रतिमान खतरे में पड़ सकता है, अतः वैसे व्यवहार को प्रस्फुटित होने के पहले ही दबा देना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। तो चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे ही प्रश्नों के 2 संग्रह और हमने आपके सामने रखे हैं, और अगर आप इसी तरीके से जुड़े रहे तो हम और ज़्यादा रखेंगे एग्ज़ाम से पहले, जितने कर सकते हैं। उसके अलावा आगे भी LT ग्रेड की भर्ती आने वाली, उसके लिए भी हम बेहतर मॉडल टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे, तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं आपको ऑप्शन थोड़ा छोटा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन दिखें। देख लीजिए आप। तो आपका इसका सही आंसर होगा सी, सामाजिक नियंत्रण दोनों प्रकारों औपचारिक और अनौपचारिक तरह से क्रियाशील होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि औपचारिक नियंत्रण वह है जो लिखित निश्चित कानूनों द्वारा संपन्न होता है तथा जिसे व्यक्ति या समूह को मानना ही पड़ता है। ठीक है, इसका विरोध करने पर दंड मिलता है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जिसका विकास कोई सामाजिक समूह अपने कल्याण के लिए करता है और इसकी अवहेलना करने पर समाज निंदा या बहिष्कार तो करता है। उदा प्रथाएं, लोकाचार, धर्म, ये सब इसके कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया? तो 55 का सही आंसर आपको देना है। तो आपका 55 का सही आंसर डी होगा, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। 55 का डी आपका सही आंसर होगा, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। इसका सही आंसर है कि सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता को 2 भागों, क्षैतिज गतिशीलता तथा उदर्ग वर्टिकल गतिशीलता में बांटा है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। किसका नाम यहाँ पर आ रहा है? सोरोकिन का, और यहाँ पर वो नाम नहीं दिया गया, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा किसी ने नहीं। चलिए 56 देख लेते हैं। 56 है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो 56 का सही आंसर आपका सी होगा, लिमर्ट ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का 7 क्वेश्चन नंबर है, ये देख लेते हैं। आपके सामने कथन दिया गया, जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे से असंगत हैं, फिर भी भारत जाति आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। इसका कारण आपको दिया गया है सामने, आपके सामने मैं क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें एक साथ दिखें। देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है, कारण दिया है कि भारतीय प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक चलने हेतु जाति आधारित व्यवहार आवश्यक है। अब नीचे कूट दिए गए हैं, उनका आपको सही मिलान करना है कि क्या सही है। का खा दोनों सही हैं, का खा की सही व्याख्या करता है, सॉरी खा जो है वो का की सही व्याख्या करता है। आपके सामने दिया, आप अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। मैं इसका आंसर जल्दी बता दूंगी ताकि आपका समय कम वेस्ट हो। चलिए, तो सही आंसर इसका सी होगा कि का तो सही है लेकिन खा जो है वो गलत है, इसकी गलत व्याख्या करते मतलब गलत ही है वो खा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसने उदीयमान जाति की अवधारणा का उपयोग किया? तो आपका 58 का सही आंसर होगा डी, कोठारी ने। ठीक है, रजनी कोठारी ने अपने अध्ययन के बाद जो था वो इस जाति की अवधारणा को दिया था। ठीक है, उपयोग किया था मतलब। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। किसने यह मत व्यक्त किया कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक समरूपण जिसका कि वह एक अंग है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका इसका सही आंसर होगा बी। लुईस अल्थुइजर का मत है कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक समरूपण जिसका कि वह एक अंग है के आधार पर परिभाषित करना चाहिए, मतलब डिफाइन करना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 60। आप देख सकते हैं, लीच और बेली जैसे प्रेक्षकों के ने जिस आदर्श सिद्धांत पर आधारित होकर भारत की जाति व्यवस्था के विषय में निष्कर्ष दिया वह यह है कि 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप देख लें और उसके बाद ही इस प्रश्न का उत्तर दें। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बताइए। तो सही आंसर आपका होगा ए। लीच और बेली के अनुसार जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अंतर्राज्यीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है किस चीज़ का, किस नियंत्रण का? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। 61 का सही आंसर भी। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे और जब आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ मैम ने ऐसे प्रश्न कराए थे। तो इसी तरीके से सॉल्व करते रहिए। अगर आप कहेंगे तो हम रोज़ कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज शास्त्र जो है उसकी वीडियोज़ को लेकर आएँ। तो 61 का बी आपका सही आंसर होगा, नकारात्मक नियंत्रण का ये उदाहरण है। चलिए 62 आपका सही 62 का आपका क्वेश्चन है, लोक नगर सातत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका रेड फील्ड होगा। ठीक है, रेड फील्ड, रॉबर्ट रेड फील्ड जो थे वो अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जो चीज़ें बताती भी जा रही हूँ वो भी आप नोट करते चले। हालांकि आपने बहुत बेहतर तैयारी करी है। ठीक है, उसका प्रमाण है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट 63 है, निम्नलिखित में से किसे कृषक समाज कहा जा सकता है? बताइए। सही आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। कृषक समाज वह समाज है जिसके लिए कृषि आजीविका का मात्र साधन ही नहीं, उनकी जीवन शैली का आधार भी होता है। तो इनके लिए कृषि वृत्ति का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, वे व्यापार के लिए नहीं, उपभोग के लिए खेती करते हैं। तो इस प्रश्न में जापान, जर्मनी और फ्रांस एक समुदाय के उदाहरण है, ना कि कृषक समाज के। तो इसीलिए आपका डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑलराइट,
चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबद्ध नहीं है। तो 64 का आपका सही आंसर होगा सी, तृतीयक उद्योग। देखो कृषक समाज व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? भूमि के अत्यंत लगाव, समरूप समाज, अविभेदीकृत और अस्त्रीकृत समाज, कुटीर, उद्योगों की प्रधानता, ग्रामीण जाति व्यवस्था और आप कह सकते हैं संयुक्त परिवार, यही सारे। तो इस प्रकार तृतीयक उद्योग जैसे कि सेवा क्षेत्र हो गया आपका, आधुनिक औद्योगिक समाज हो गया, ये इसकी विशेषता है। ये किसकी विशेषता है? आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो ये तृतीयक उद्योग जो है वो कृषक समाज व्यवस्था से संबद्ध नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ सेवा की बात करी गई है और आपको ये भी पता है कि जो कृषि है वो एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर में भी आता है। ठीक है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। सर्वोदय शब्द का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले गांधी जी ने किया था। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण की है। अगर आपसे सर्वोदय योजना के बारे में पूछ लिया जाए तो वो जयप्रकाश नारायण की है, जबकि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा? तो वो एम.के. गांधी जी ने करा है। तो इसको कहीं नोट करके लिख लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, बाकी पेपर मैंने नहीं बनाया है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। बस सिंपल सी बात है कि जो पेपर का पैटर्न होता है, जिस तरीके से प्रश्न आते रहें, उसके आधार पर आपको बातें बताई जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम आपने ही पेपर बनाया क्या? नहीं, बिल्कुल मैंने पेपर नहीं बनाया, बट संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आपके आ जाएंगे या इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बताइए। तो सही आंसर सी होगा, एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक इसका पूरा नाम है और इसके लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं। ठीक है, ओके, आगे बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह है ये। चलिए देखते हैं। आपके सामने दिया है 1937 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया और उसका चेयरमैन किसे बनाया गया? बताइए जल्दी से। तो 68 का आपका सही आंसर होगा 1937 में, 67 का आपका सही आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। 1937 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन करा था। कब करा था? यही एक प्रश्न बन गया 1937 में। ठीक है, और जिसके जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? बताइए। तो आपका इसका सही आंसर सी होगा 1992 टू 1997। अगर पहली की बात करें तो आपका 1951 टू 56 था। अगर हम बात करें दूसरी की तो 1956 टू 61 था। अगर हम बात करें तृतीय की तो 1961 टू 66 था। और अगर हम बात करें तो फिर जो 3 वर्ष है उनका योजना अवकाश रहा, 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा आपका 1967, 1968 और 1969। उसके बाद जो चौथी आई वो आपकी 1969 टू 74 रही। उसके बाद जो 5वीं आई वो आपकी 74 टू 79 रही। छठी आपकी 80 से आपका 85 रहा। 7वीं आपकी 85 से 90 रही। 8वीं जो है वो राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं 2 वर्ष बाद प्रारंभ हो सकी, तो इसीलिए 8वीं कब हुई? 1992 टू 97 में। तो ये इसका सही उत्तर होगा। उसके अलावा अगर 9वीं की बात करें तो 97 टू 2002 में आई। और बाकी 10वीं की बात करें तो 2002 से 2007 का कार्यकाल रहा इसका। और अगर 11वीं की बात करें तो 2007 से 2012। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है भारत में योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? बताइए। तो 69 का सही आंसर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करेंगे 70, निम्नलिखित में संस्थानों में से कौन सी संस्था पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था है? तो 70 का सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आप देख सकते हो वृहद स्तरीय उत्पादन, मुद्रा और ऋण, मूल्यांत्रिकी, उपयुक्त सभी इसके जो हैं वो आंसर होंगे। ठीक है, चलिए 71 देख लेते हैं। अब 71 है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा कि नियोजन अतार्किक पर तार्किक श्रेष्ठता है? बताइए।
तो 71 का सही आंसर होगा मैनहाइम ने। चलिए 72 देख लेते हैं। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं के निर्देशन में जो सिद्धांत लागू होता है वह क्या है, बताइए। तो 72 का आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए होगा, न्याय के साथ वृद्धि। चलिए फिर है आपका, और प्रारंभ कब हुआ पंचवर्षीय योजनाओं का, तो 1951 में हुआ, ठीक है। और मतलब इसका मतलब ये है कि न्याय के साथ वृद्धि का मतलब क्या है कि अर्थात इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए जिससे उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या है, बताइए। तो इसका सही आंसर ए होगा, रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना। जो रहन सहन की दशा है उसको क्या करना, ऊंचा उठाना। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का अंतिम लक्ष्य उन व्यक्तियों के रहन सहन की दशा, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, जो पिछड़े हुए हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो और विकास की जो मुख्य धारा है, या कह सकते हो जो डेवलपमेंट का जो एक स्केल है उससे वो बाहर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर 74 बात करते हैं, भारत में कारखाना कब अधिनियम पारित हुआ। कारखाना कब अधिनियम पारित हुआ, जल्दी से बताइए। तो कारखाना कब नहीं होगा, भारत में कब कारखाना अधिनियम पारित हुआ, ये होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो ये पारित हुआ था 1948 में हुआ था। फिर उसके बाद द्वितीय जो कारखाना अधिनियम पारित हुआ 1956 में, और उसके बाद 1991 में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1948 ही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आज हमारे इस वीडियो का है, समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है। इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन कौन से सम्मिलित हैं। आपको मैं ऑप्शन यहीं पर बता दे रही हूँ। ए है आपका 1 और 2, बी है आपका 1 2 3, सी है आपका 1 केवल 1, और डी है आपका केवल 2। जल्दी से इसका आंसर आप दीजिए, यहीं पर आप आंसर दे दीजिए। तो आपका इसका सही आंसर ए होगा 1 2। फासीवादी सामाजिक नियोजन और साम्यवादी सामाजिक नियोजन जो है वो इसमें समग्रवादी सामाजिक नियोजन में जो है आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा से पहले लेकर आएँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।